गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी में था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईसा पूर्व में हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया। इसने महाराज चाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संपदा की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम को उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईसा में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिण वर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त की दरबारी कवि हरिशेखर तथा जिसने इलाहाबाद प्रशासक लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान है जिसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने लगा है। समुद्रगुप्त ने के विक्रमण की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री प्रयाण भारत आया। शाकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईस्वी में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त वन का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित दर्शन झील को पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने कुमारगुप्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हुआ गया। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। इसका शासक को गोप्त कहा जाता था। एक दूसरे की प्रादेशिक इकाई गुप्त थी। इसका शासक उपाधिक कहलाते थे। गुप्ती के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषय पति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदर पुत्र के से भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/4 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता में अधिकार पर निम्न प्रकार की भूमि थी: क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, हिल्ल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अपहृत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्योतिषक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। शासकों को सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में शासकों को सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। वृद्ध जंगल में सबक जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण पांचुगुप्त पूर्व में भानुगुप्त के एक अभिलेख से मिलता है। इसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसके पति के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था।
वृद्ध वैश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन जो गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल के वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ ब्रैकेट में झांसी की दशावतार मंदिर है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में से केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 से उत्कीर्ण वाराणसी राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशिला कहा गया। इसे चित्रशिला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उत्कृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा, जो कि ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर वैदिक पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त सेकंड में दरबार में रहने वाला आचार्य वेद धनावतर थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र ब्रैकेट में संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान 5 भागों में बांटा गया। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरिछाकृत। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे आर्यभट्ट, वारामेरी, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कल्याण एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर, स्थान तिगुआ, जबलपुर, मध्य प्रदेश। शिव मंदिर, भूमरा, नगोदा, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर, नैना, कुटार, मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर, देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर, खो, नौगात, मध्य प्रदेश। भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पुष्प भूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उसमें मैत्रक, मोखिर, पुष्पभूति, परावर्ती, गुप्त और गौण प्रमुख हैं। इन राजवंशों के पुष्पभूति वंश के शासकों का सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्पभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी ज्ञानेश्वर यानी हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर नामक स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टकारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखिर राजा ग्रम वर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रम वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। नोट: शशांक शैव धर्म अनुयायी था। इसमें बौद्ध वृक्ष यानी बोध गया को कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईसा पूर्व में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष की शिलालेख के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्ट नरेश की उपाधि धारण की।
नेक्स्ट, हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन तृतीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। नोट, हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान साक्ष्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईसा पूर्व में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईसा पूर्व एवं 645 ईसा पूर्व में दोनों चीनी दूत उसके दरबार आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बौद्ध के दंड अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हुएनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म के महायान शाखा का राज्याश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा को प्रदान केंद्र था। हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हुएनसांग 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। दर्शिका, रत्नावली तथा नागनंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष के पुरस्कार को लेकर उसके नाम से ये 3 नाटक लिखे दिए। हर्ष को भारत के अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक थी। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासमान कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री का सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष को साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज्य स्थानीय, उपहारिक अथवा राष्ट्रीय चलाता था। नोट, हर्षचरित के प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। भुक्ति के विभाजन जिलों में हुआ। जिलों की संज्ञा विषय उसके प्रांतीय विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक यानी आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम पटेल कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। दंड पासिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना में अधिकारियों एवं बृहदेश्वर पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिक या महाबालाधिक कहा जाता था। हर्षचरित के सिंचाई के साधन के रूप में तुल्यंत्र का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद भांडी प्रधान सचिव, सिंहनाथ प्रधान सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईसा पूर्व था। इसकी राजधानी कांची यानी तमिलनाडु में कांचीपुरम में थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। विरातुजूनियम के लेखक भारी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह नमन पवन प्रथम, महेंद्र वर्मन तृतीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन सेकंड और नंदी वर्मन सेकंड। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित हुआ। मध्य विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के प्रथम के द्वारा करवाया गया। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वापी कुंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की।
अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों के शासक नरसिंह वर्मन सेकंड, उसने राज सिंह, राजाओं के सिंह, आगमप्रिय, शस्त्रों के प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधि धारण की। उसने कौची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई, इसे ब्रैकेट में महाबलेश्वरम में सूर्य मंदिर। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा ब्रैकेट पेरूमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमराई अलवर नंदीमन द्वितीय के समकालीन थे। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी मानेकशर या मानेकशर थी। राजकुष्ट वंश का प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड एवं कृष्ण थर्ड थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राजकुष्ट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय के त्रिपक्षीय संघर्ष में लेकर चक्रवर्ती युद्ध और उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश का शासक नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के समूह को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। उसने कन्नड़ में कबीरा राजमार्ग रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनेशन, गणित सागर संग्रह के लेखक वाचवीर एवं अमोघ व्रती के लेखक सत्यकाना के अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी के में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरब निवासी अलम मसूदी भारत आया। उसने तत्कालीन राष्ट्रीय शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलपुर ने 1973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें से 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों के में मुसलमानों व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी। चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप सेकंड ने की थी। राजधानी मानेकशर। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक थे। तैलप प्रथम, तैलप तृतीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य फोर्थ, सोमेश्वर थर्ड एवं तैलप थर्ड। सोमेश्वर प्रथम ने मानेकशर से राजधानी हटकर कल्याणी यानी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ था। विल्लर एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में रहते थे। मिताक्षर यानी हिंदू विधि ग्रंथ का याज्ञवल्क्य बृहस्पति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विद्वेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमादित्य देव चरित्र की रचना विल्लर ने की थी। इसमें विक्रमादित्य सिक्स्थ ने जीवन का प्रकाश डाला। चालुक्य वंश यानी वाजपेयी। जयवंश ने वाजपेयी ने चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसने राजधानी वाजपेयी यानी बीजापुर के निकट। इस वंश के प्रमुख शासक पुलकेशिन प्रथम, कीर्ति यमन पुलकेशिन सेकंड, प्रथमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य थे। इनसे सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन सेकंड था। महाकूट स्तंभ लेख के प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन सेकंड बहु सर्वपण एवं अग्निशोणम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र को मेघूती मंदिर पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की, जिसने दक्षिणाधर प्रदेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लवंशी शासक नरसिंह ने वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन सेकंड की लगभग 612 ईसा पूर्व पराजित किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन सेकंड भी मारा गया है।
इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मा ने वातापिकोर की उपाधि धारण की। एल्होल अभिलेख का संबंध पुलिकेशन सेकंड से। अजंता की एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलिकेशन सेकंड को दिखाया गया। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनय दत्त ने सालोत्र परनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में ही दक्कन के अरवों ने आक्रमण किया और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलिकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे आजीवन उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पदकाल में विरूचक 5 महादेव मंदिर तथा दूसरी पत्नी त्रिलोकी देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दुंतिगर ने परास्त एक नए वंश की स्थापना की, चालुक्य वंश। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगिया ने आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश का प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह तृतीय एवं विष्णुवर्धन थर्ड। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरक था। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।